हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10th। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं हम दो स्टोरीज से, जो किसकी है, बेल्जियम, एक कंट्री जो यूरोप का है, और दूसरा है श्रीलंका। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे आज हम बेल्जियम के बारे में कि किस तरीके से बेल्जियम का मॉडल क्या है, बेल्जियम में किस तरीके का कंपोजिशन था, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ी, यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम क्या है कि यूरोप, जो हमारा एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उसका एक छोटा सा कंट्री है, जिसकी कि अगर हम पॉपुलेशन देखें तो इंडिया का जो एक स्टेट है हरियाणा, उसकी पॉपुलेशन से भी कम है। अराउंड 1 करोड़ के समथिंग वहाँ की पॉपुलेशन बेल्जियम की है। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें कि किन कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर ये शेयर करता है, तो वो है नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इनके साथ क्या करता है, ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। दैट मीन्स की बॉर्डर क्या है, उससे टच होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एथनिक कंपोजिशन की। एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी भी कंट्री में जो रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जो वो किसी एक कॉमन कल्चर से, कॉमन एक चीज़ से बिलोंग करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एथनिक। दैट मीन्स कि अलग अलग जो लैंग्वेज को बोलने वाले या फिर रिलीजन को फॉलो करने वाले, कास्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एथनिक। तो वहाँ पर भी क्या था, बेसिकली 3 मेन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे। कहाँ पे, बेल्जियम में। सबसे पहला था 59% लोग थे फ्लैमिश रीजन में। फ्लैमिश वहाँ पे रीजन, दैट मीन्स जगह का नाम है। वहाँ पर कौन लोग रहते थे, डच स्पीकिंग, जो डच लैंग्वेज बोलते थे। देन क्या थे आपके 40% वेलोनिया में रहते थे, जो क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एंड देन 1% एरिया में कौन लोग रहते थे, जर्मन स्पीकिंग, जो क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। बट इसका एक अपोजिट क्या था, इसके कैपिटल में था। इसकी कैपिटल क्या है, जर्मनी, बेल्जियम की ब्रुसेल्स। ओके, तो जो ब्रुसेल्स है वो क्या है, एक तरीके से बेल्जियम की कैपिटल है। और कैपिटल में क्या था, इसका एकदम अपोजिट था। दैट मीन्स यहाँ पर 80% लोग कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे। एंड देन 20% लोग कौन थे, डच स्पीकिंग थे, जो क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। ओके, अब इसमें एक और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे ना, वो क्या थे, रिच थे और पावरफुल थे। मतलब उनके पास पैसा ज्यादा था और वो कैपिटल में भी ज्यादा है। ओके, एंड देन जो डच स्पीकिंग लोग हैं, वो ओवरऑल कंट्री में तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, बट वो क्या थे, एक तरीके से फ्रेंच लोगों के कंपैरेटिवली उतने ज्यादा ये कह सकते हो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे। बट हाँ, मेजॉरिटी में वो जरूर थे। ओके, तो वे लोग मेजॉरिटी में थे। तो इस वजह से वहां पर क्या है, एक सिचुएशन क्रिएट होने का डर बना कि यहां पर क्या है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कि हो सकता है जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली ज्यादा रिच हैं, पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो वो क्या कोशिश करें, जो बाकी जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, दैट मीन्स की जो डच स्पीकिंग है, जर्मन स्पीकिंग है, उनके ऊपर क्या नाम है, अपनी पॉलिसीज को जबरदस्ती इंपोज करने की कोशिश ना करें। और ऐसा थोड़ा बहुत हुआ भी। 1950 से 1960 के बीच में बेल्जियम के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। समझ में आ रहा है कि वहां पर क्या है, इन लैंग्वेज ग्रुप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से क्या है, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को वहां की जो गवर्नमेंट है ना, उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। कैसे किया, देखते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट ने इसको टैकल किया। तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि जो बेल्जियम है वहां पर किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया गया। तो इसके लिए सबसे पहले बेल्जियम के लीडर ने क्या किया, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 1970 से 1993 के बीच में 4 बार अमेंड किया। दैट मीन्स चेंज किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस थे, सबसे बड़ा चेंज क्या था इस बेल्जियम मॉडल का, मतलब स्पेशल फीचर्स क्या थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं वहां के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो किसने इंट्रोड्यूस किया, एक तरीके से बेल्जियम ने अपने यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसमें फ्रेंच एंड डच दोनों ही लैंग्वेज को बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं, उनका जो नंबर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, तो मतलब इक्वल। देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर उसके साथ शेयर करेगी। क्लियर। देन अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सबऑर्डिनेट, दैट मीन्स की सेंटर के अधीन, दैट मीन्स सेंटर के भरोसे, या फिर बिल्कुल ही सेंटर के लिए एक तरीके से ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट बन के रहेगी, ऐसा नहीं होगा। देन है हमारा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो लीडर्स इलेक्ट होंगे वो किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, फ्रेंच के हो सकते हैं, जर्मन के हो सकते हैं, डच के हो सकते हैं। और उनको क्या करना है, जहां के भी वो जिस भी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग इलेक्ट होंगे उनको उस जगह पर
अपने जो भी इश्यूज हैं, दैट मीन्स लैंग्वेज को लेकर हो, कल्चर को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, वो सब सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उन्हीं लीडर्स की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह पर जो कम्युनिटी की बात आती है ना, तो वहां पे हो सकता है उस कम्युनिटी के लोग, उस लैंग्वेज के लोग ज्यादा हों, तो इसी वजह से ये डिसीजन वहां पर लिया गया है, जिससे कि क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को वही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? ये सारी तीनों चीजें क्यों की गई? जिससे कि उनकी कंट्री में रहने वाले, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले, किसी भी कल्चर को बिलोंग करने वाले किसी भी नागरिक को ये ना लगे, सिटीजन को, कि वो क्या है, मार्जिनलाइज्ड है, उनको उनकी ही कंट्री में कोई भी इंपॉर्टेंस, कोई भी एक तरीके से नेग्लेक्शन फेस ना करना पड़े। ठीक है। दूसरा आता है, किसी एक कम्युनिटी को सारी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी गई। अगर ऐसा होता तो वहां पे क्या हो जाता? मेजॉरिटी पावर आ जाती। क्लियर? कुछ ऐसे, कोई भी ऐसा स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया जिसमें किसी भी मेजॉरिटी ग्रुप को फेवर किया जाए। ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं किया गया कि फ्रेंच वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई या फिर डच वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई या फिर उनकी लैंग्वेज को कोई नेशनल लैंग्वेज बना दिया। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। एक और सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया, जो ब्रुसेल्स थी, वहां पे जो कैपिटल है इसकी बेल्जियम की, वहां पर दोनों ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन भी दोनों लैंग्वेज के लोगों का क्या होगा? इक्वल। तो वहां पे जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सा हो गया, बड़ा मतलब है ना, तो इसके लिए अब वहां के लोगों को भी यही लगा था, बट ये जो मॉडल है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था बेल्जियम में। ठीक है। इससे वहां पर क्या है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं किया और ऐसी कंडीशन नहीं बनी जिससे कि बेल्जियम को क्या करना पड़े, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड एथनिक कंपोजिशन। ठीक है। तो इस वजह से बेल्जियम का मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। एंड वन मोर थिंग, इसी कारण से जो यूरोपियन यूनियन है, दैट मीन्स जो यूरोपियन कंट्री हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सब ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे बनाया? ब्रुसेल्स में बनाया। ओके। तो कहां बनाया? ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया एंड देन उसको कंटिन्यू किया। ओके। तो समझ आ रहा है आपको यहाँ पे बेल्जियम का मॉडल? गुड। तो अब हम आगे बात करेंगे श्रीलंका की। तो अब हम अपना दूसरा केस देखते हैं, वो है श्रीलंका। ठीक है। तो श्रीलंका भी एक कंट्री है जिसका कि यहाँ पे एक एथनिक कंपोजिशन में आपको दिखा रही हूँ, जिसमें कि 74% कौन है? सिन्हला। दैट मीन्स सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले सिन्हलाज हैं वहाँ पे, जो कौन से धर्म को मानते हैं? बुद्धिज्म को। ठीक है। देन 18% लोग कौन है वहाँ पे? तमिल, जो तमिल भाषा बोलते हैं, और 7% लोग क्या है वहाँ पे? क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो ये एशिया का एक आइलैंड कंट्री है, जो अगर हम देखें तो साउथर्न कोस्ट जो है ना हमारा इंडिया का, वहाँ पर पड़ता है। दैट मीन्स तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट में क्या है, के पास क्या है आपका? श्रीलंका है। इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो अराउंड 2 करोड़ है, और अगर एरिया वाइज देखें तो ये भी हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है। ओके। 74% जो सिन्हलाज स्पीकिंग यहाँ पे जो लोग हैं वो मैं बता ही चुकी हूँ, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और 18% क्या है? तमिल स्पीकिंग है, जो तमिल भाषा बोलते हैं। लेकिन स्पेशल क्या है, तमिल भाषा तो बोलते हैं बट ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग हैं। ठीक है। इसमें कुछ % लोग हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। लेकिन जो 18% है ये भी अपने आप में डिवाइड है। 13% जो है ना इसमें से, वो कौन है? श्रीलंकन तमिल्स हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं नेटिव्स। ठीक है। नेटिव वो लोग होते हैं जो उसी देश में रहने वाले लोग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटिव। देन है आपके रेस्ट ऑफ अराउंड 5%, वो क्या है आपके? इंडियन तमिल, दैट मीन्स प्लांटेशन वर्कर्स। अब आप कहेंगे ये कैसे? जब ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को क्या किया हुआ था, एक तरीके से अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, दैट मीन्स इंडिया को। दैट मीन्स कॉलोनाइजेशन जो टाइम पीरियड था, उसमें इंडिया से बहुत सारे लोगों को एज अ वर्कर, प्लांटेशन वर्कर्स बनाकर श्रीलंका ले जाया गया था, जिससे कि उनसे वहाँ पर प्लांटेशंस में काम करवाया जा सके। तो उन्हीं के एंसेस्टर्स क्या हैं, वहाँ पर गए, और वही लोग क्या है अब वहाँ पर रहते हैं श्रीलंका में। तो इसलिए हम उनको इंडियन तमिल्स कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके 7% जो है आपके क्रिश्चियन रिलीजन के, तो ये क्या करते हैं? सिन्हला और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है। श्रीलंका को अगर हम देखें तो इंडिया के जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, क्या है? श्रीलंका को क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिली थी। ओके। अगर अब हम देखें इसका जो हमने एथनिक कंपोजिशन देखा, तो उसकी वजह से एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी? ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जो सिन्हलाज है ना, वो क्या कर सकते हैं, जो रेस्ट ऑफ जो बाकी का एक ग्रुप है ना, उनको क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोल में
लेने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी मनमानी चला सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा ही एक चीज़ वहाँ पर था, इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटिज्म। दैट मीन्स कि तब जब क्या होता है, एक जो मेजॉरिटी ग्रुप है ना, वो क्या सोच ले, किसी भी कंट्री का जो मेजॉरिटी ग्रुप है, कि वो क्या करे, बाकी दूसरे ग्रुप्स को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे या फिर उनकी जो इच्छाएं उनको दबाने की कोशिश करे। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, मेजॉरिटिज्म बोल देते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो श्रीलंका में कैसे टेक ओवर, मतलब एक तरीके से सॉल्व किया गया, ठीक है, टैकल किया गया। तो उसमें क्या किया कि कुछ मेजर्स से सेनेहलाज ने वहाँ पर किए। वो क्या थे, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, 1956 में एक एक्ट पास किया गया श्रीलंका में। किसने, सेनेहलाज ने किया, जिसमें क्या किया गया, जो सिन्हेला जो लैंग्वेज है ना, उसको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि सारी चीज़ों में एक ही भाषा यूज़ होगी, वो है सिन्हेला। तमिल भाषा को किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं किया जाएगा, किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो सब किसके फेवर में थी, सिन्हेला कम्युनिटी के फेवर में थी। जैसे कि उनको सरकारी नौकरियां उनको दी जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको फेवर किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने में उनको फेवर किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, उन सब में क्या एक तरीके से जो बुद्ध कल्चर है, क्योंकि वो बुद्ध रिलीजन को मानते हैं, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन, उसको स्पेशल संरक्षण वहाँ पर दिया गया, ठीक है, जिससे कि बौद्ध धर्म को वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्लियर। देन इसके बाद आता है, अब ऐसा सब होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ऑब्वियस है, एक ग्रुप को इतना सब मिल रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो इसी वजह से 1980 के समथिंग कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स वहाँ पे बनने शुरू हुए, जिनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, तमिल इलम। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट तमिल नेशन, मतलब कि तमिल जो लोग हैं ना, उनको एक अलग देश दे दिया जाए, उनका एक अलग देश बना दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये कोशिश की, उनकी डिमांड थी तमिल इलम में। इसके बाद क्या है, तमिल लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनके साथ हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, हर जगह पर उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, अनदेखा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट कुछ टाइम के बाद जाकर किस में कन्वर्ट हो गया था, सिविल वॉर में। सिविल वॉर क्या है, एक तरीके से जब किसी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ रहने वाले लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से युद्ध जैसी कंडीशन बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। सिविल वॉर इसीलिए बोल रहे हैं, देश के अंदर जो झगड़े होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सिविल वॉर, ओके। तो जिसकी वजह से क्या है, जो तमिल जो लोग हैं ना, वहाँ के काफ़ी सारे तमिल लोगों की डेथ हुई, क्या नाम है, प्रोटेस्ट में, उनको अपने कंट्री को छोड़कर भी जाना पड़ा। और इस सिविल वॉर की वजह से ऐसा नहीं सिर्फ तमिलियंस को लॉस हुआ, श्रीलंका को भी काफ़ी नुकसान हुआ, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हर तरीके से क्या है, एक तरीके से श्रीलंका का काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए अब आपने एक चीज़ देखी होगी, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बेल्जियम ने क्या किया, अपनी सारी जो भी एथनिक कंपोजिशन थी उसको बड़े अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है। सभी को एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ दी, सभी की फीलिंग की रिस्पेक्ट की, किसी भी एक ग्रुप के मेजॉरिटी में नहीं रखा। लेकिन श्रीलंका ने इसका अपोजिट किया, तो उसका अपोजिट किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में कोई भी एथनिक कंपोजिशन अगर है तो उनको अपने यहाँ पर क्या करना चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े हो सकते हैं कि वहाँ पर कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन एस्टैब्लिश हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा और बहुत सही रास्ता है, ओके। तो अब इसके आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या नाम है, उसको नोट इट डाउन कीजिए। आगे हम चैप्टर को नेक्स्ट अपने जो वीडियो है उसमें कैच करने की कोशिश करेंगे, कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या नाम है, शेयर कर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट कीजिए, जिससे कि उनको भी इससे हेल्प मिल सके, ओके। गुड लक स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।